हालांकि वो अभी भी सीखने पर जोर दे रहा था, जिससे जनलोसा हैरान और परेशान हो गया। जनलोसा ने उसे समझाने की कोशिश की कि वो अभी बहुत छोटा है, लेकिन उसने अपनी पिल्ले वाली आंखों से पिता से पूछा कि क्या वो इसीलिए नहीं सीख सकता क्योंकि वो छोटा है। जनलोसा ने बताया कि आमतौर पर बचपन खत्म होने के बाद ही कोई सीखता है, लेकिन फिर भी उसने अपनी चमकीली प्यारी आंखों से अपने पिता को मना ही लिया। जनलोसा को हार माननी पड़ी और उसने सहमति जताई कि वो उसे सिखाएगा। वो बहुत खुश हुआ और चिल्लाकर बोला कि अभी शुरू कर दें। लेकिन जनलोसा ने बताया कि शुरू करने से पहले उन्हें एक जगह जाना जरूरी है। उसने पूछा कि कहाँ जाना है, तो जनलोसा ने अपनी उंगली उठाते हुए बताया कि ड्रैगन नस्ल के बच्चे को अपनी क्षमताओं को पहली बार खोजने के लिए उसे बुजुर्गों से मिलना पड़ेगा। लेकिन वो सिर्फ जनलोसा की ओर देखता रहा और कुछ समझ नहीं पाया। बाद में वो खुशी से हवेली से बाहर आया और अपने पिता को बुलाने लगा। ये सब जनलोसा सुन रहा था। उसने पूछा कि वे बुजुर्गों के पास कैसे जाएंगे, तो जनलोसा ने अपनी ताकत दिखाते हुए कहा कि वहां पहुंचने के लिए उन्हें उड़ना पड़ेगा। वो अपना चेहरा ढक लिया। जब जनलोसा ने अपनी मजबूत बैंगनी शक्ति को छोड़ा, फिर जब उसने झांक कर देखा तो उसे यकीन नहीं हुआ कि वो एक असली ड्रैगन में बदल गया है। जनलोसा ने अपना हाथ खोला और बोला कि चढ़ जाओ। जैसे ही वो चढ़ा, जनलोसा ने ऊपर की ओर उड़ान भरी, उसे संभल कर रहने को कहते हुए। जब जनलोसा ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने कहने की कोशिश की कि ये तो बहुत ऊंचा है, लेकिन सिर्फ शब्दों के टुकड़े उसके मुंह से निकल पाए। थोड़ी देर बाद जब जनलोसा अभी भी ऊपर की ओर उड़ रहा था तो उसने पूछा कि हम कितनी ऊंचाई पर जा रहे हैं। जनलोसा हंसते हुए बोला कि हम अभी भी बहुत दूर हैं। फिर वो बादलों के पार हो गए। उसे सोचने लगा कि क्या वो वातावरण से बाहर निकलकर अंतरिक्ष में चले जाएंगे, लेकिन तभी जनलोसा ने बताया कि हम पहुंचने ही वाले हैं। तब उसने ऊपर एक चमकीली जमीन देखी। वो शॉक्ड हो गया उसे देखकर। तब जनलोसा ने समझाया कि ये ड्रैगन्स का पवित्र स्थल है जिसे सिल्वर फ्लावर कैसल कहते हैं। फिर वो कैसल के करीब पहुंचे और उसे चकित कर दिया कि वो नजदीक से भी बहुत बड़ा लग रहा था। जनलोसा फिर से इंसान के रूप में बदल गया और बोला कि अंदर चले। वो अंदर गए और केंद्र में जाकर खड़े हो गए जहां कई ड्रैगन इकट्ठा थे। सैंड्रा, जो 13 ड्रैगन बुजुर्गों का नेता था, ने बताया कि वो लोग आ गए हैं। जनलोसा ने उन्हें आदर पूर्वक सम्मान दिया और अपना परिचय दिया कि वो पेमस का बेटा जनलोसा है, लेकिन वो सिर्फ एक अस्पष्ट हेलो कर पाया। बार्डिस, जो बुजुर्गों में से एक था, ने जनलोसा से पूछा कि क्या ये उसका बच्चा है और बताया कि उसका बच्चा पेमस के पोते के लिए बहुत ही होशियार और सुंदर दिख रहा है, जिस पर पेमस ने बार्डिस को बेवकूफ कहा। फिर जनलोसा ने अपने पिता पेमस को भी सम्मान दिया और पेमस, जो कि 13 बुजुर्गों में से एक थे, ने जनलोसा से कहा कि 623 साल हो गए हैं उसे देख के, और आखिरी बार तो वो यहाँ अपनी पत्नी वैलेंटाइन का परिचय देने आया था। फिर पेमस ने गुस्से में जनलोसा से कहा कि उसे अपने पोते का परिचय कराना चाहिए था जैसे ही वो पैदा हुआ था, और पूछा कि उसे अपने पोते से पहली बार इन बूढ़े लोगों के साथ क्यों मिलना पड़ रहा है। जनलोसा ने समझाया कि लुई तो बस 1 महीने पहले ही पैदा हुआ है, और पेमस से पूछा कि क्या वो लुई को यहाँ लाने के लिए मजबूर करना चाहते हैं। पेमस गुस्से से दूसरी तरफ देखने लगा, लेकिन फिर मुड़कर उसकी तरफ घूरा जो उसे देख रहा था। वो पेमस को हैरानी से देखता रहा। वो दोनों एक दूसरे को कुछ देर तक घूरते रहे। फिर उसने पेमस को प्यार से दादा बुलाया, जिससे पेमस शर्मा गया। फिर हंसते हुए पेमस ने बताया कि वो उसका दादा है और उसे कितना सुंदर पोता मिला है। बाकी ड्रैगन्स ने भी नोटिस किया कि पेमस अपने पहले पोते से बहुत प्यार करने लगा है, और माना कि पेमस लंबे समय से एक पोते की तलाश में था। उन्होंने सुझाव दिया कि पेमस को उस पल का आनंद लेने दिया जाए। सैंड्रा ने जनलोसा से पूछा कि क्या वो लुई के एट्रीब्यूट जानना चाहता है और क्या ये थोड़ा जल्दी नहीं है। जनलोसा ने जवाब दिया कि उसे भी यही लगा था, लेकिन लुई ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि वो सीखना चाहता है। पेमस ने गर्व से चिल्लाकर कहा कि लुई एक होशियार बच्चा है, बिल्कुल अपने दादा की तरह, जिससे सैंड्रा परेशान हो गया और पेमस को चुप रहने को कहा। सैंड्रा को पता था कि पेमस कभी चुप नहीं बैठेगा, इसलिए उसने लुई को केंद्र में आने का आदेश दिया। वो अपने पिता की ओर चिंतित होकर देखने लगा, लेकिन जनलोसा ने उसे आश्वस्त किया कि ये कुछ भी सीरियस नहीं है, बस उसे बिल्कुल स्थिर खड़े रहना है। इसीलिए वो केंद्र में आया और जैसा जनलोसा ने कहा था वैसे ही स्थिर खड़ा रहा। सैंड्रा ने ऐलान किया कि वो शुरू करने जा रहे हैं और सभी ने अपने हाथ में से कुछ छोड़ा। फिर उसके सामने अलग अलग रंग की रोशनियां निकलने लगीं, जिससे वो हैरान रह गया। सैंड्रा ने उसे आंखें बंद करने और अपने साथी के लिए पुकारने का आदेश दिया। उसने सैंड्रा के इशारों का पालन किया, अपने साथी से मिलने के लिए पुकारा, और फिर उससे एक तेज रोशनी निकली।
सैंड्रा हैरान रह गया उसकी एट्रीब्यूट देखकर, और जनलोसा भी चकित रह गया कि वो एक रेयर एट्रीब्यूट था, समय। जनलोसा खुश हुआ क्योंकि रेयर एट्रीब्यूट आम तौर पर प्राकृतिक एट्रीब्यूटों से मजबूत होता है, जिसे उसे लगा कि उसका बेटा एक प्रतिभाशाली है। पेमस के हाथ में उसकी एट्रीब्यूट ताकत थी, जिस पर पेमस ने गर्व से घोषणा की कि ये उसकी वंशावली के अनुरूप है और उसमें 2 एट्रीब्यूट हैं। अचानक लुई के हाथ में एक और एट्रीब्यूट दिखाई दी। सैंड्रा चिल्लाया और हैरान रह गया कि एक स्पेस एट्रीब्यूट भी, जिसका मतलब था कि 3 एट्रीब्यूट। उन सभी को पता था कि पहले ड्रैगन किंग के बच्चे और सबसे बुरे ड्रैगन, जिसे एविल रॉड बेरर ने निगल लिया था, ड्रैगन जनजाति के लंबे इतिहास में 3 एट्रीब्यूटों वाले एकमात्र 2 ड्रैगन थे। लेकिन फिर एक और एट्रीब्यूट सफेद ड्रैगन के हाथ में आ गई, जिसने हकलाते हुए सिर्फ ये पूछा कि क्या लुई में मानसिक एट्रीब्यूट भी है। फिर एट्रीब्यूट्स उस पर बरसने लगीं, जिससे एक तेज रोशनी फैल गई, जिसे देखकर जनलोसा को अपनी आंखें ढकनी पड़ी। उन सभी ने देखा कि वो चारों एट्रीब्यूट से घिरा हुआ है और खुशी से कूद रहा है। उसने अपने एट्रीब्यूट्स की प्रशंसा की, लेकिन फिर उसे महसूस हुआ कि कोई उसे घूर रहा है। वो पीछे मुड़कर देखा तो सभी बुजुर्ग ड्रैगन उसे डरते हुए निहार रहे थे। उसने पूछा कि वो उसे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जबकि उसके पिता भी साइड में शॉक्ड थे। बाद में वो लोग अपने महल वापस लौटे और वो एक कुर्सी पर बैठकर अपने चारों रेयर एट्रीब्यूट के बारे में सोचने लगा। उसने समझा कि ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसने ड्रैगन्स को भी मूक कर दिया है, और इसकी संभावनाएं इतनी विशाल हैं कि ये मूल कहानी के संतुलन को भी बाधित कर सकती है। वो सोचने लगा कि क्या वो ऐसी असाधारण क्षमता के साथ आगे की सारी घटनाओं का प्रबंध कर पाएगा। उसे लगा कि कहानी का प्रवाह उसकी क्षमताओं की वजह से बदल गया होगा, और शायद वो लोग नाराज होंगे जो उसे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन फिर वो आह भरा, सोचते हुए कि सबसे बड़ी प्रतिभा होने का क्या फायदा अगर मैच्योर होने से पहले ही उसकी मौत हो जाए। एक पल के लिए उसे अपनी संभावित मृत्यु के बारे में सोचकर उदासी हुई, लेकिन फिर उसमें आत्मविश्वास भर गया और उसने माना कि उसकी प्रतिभा ने संकट लाया है, लेकिन ये एक अवसर भी पेश करती है। वो एक किताब उठाकर सोचने लगा कि अपनी प्रतिभा को बढ़ाने से उसके बचे रहने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। सबसे अहम बात यह थी कि वो मूल कहानी का सबसे कमजोर किरदार नहीं था। उसमें अपने पिछले जीवन की यादें थीं और आने वाले संकट के बारे में पता भी था। वो इस ज्ञान का फायदा उठाने के लिए दृढ़ संकल्पित था ताकि वो बच सके। वो सोचने लगा कि क्या उसे एट्रीब्यूट को नियंत्रित करने वाले मैजिक स्किल्स को मास्टर करना चाहिए, या फिर शारीर में एट्रीब्यूट को संभालने वाले मार्शल आर्ट्स को। वो सोचने लगा कि क्या उसे अपने बचाव के लिए पहले किसी एक को मास्टर करना चाहिए या दोनों को साथ सीखना चाहिए। फिर वो आत्मविश्वास से सोचने लगा कि उसका शरीर एक ड्रैगन का है, जिसमें भरपूर माना है और जो चारों एट्रीब्यूट के साथ पैदा हुआ है, इसलिए वो थोड़े प्रयास से महानता हासिल कर सकता है। फिर उसने किताबें अपने सामने रखीं, तुरंत शुरू करने के लिए तैयार। कुछ पलों बाद जनलोसा पीछे से आया और बड़े बर्तन में भोजन लिए पूछा कि क्या वो लंबे समय तक इंतजार कर रहा था। फिर उसने बड़े कटोरे में भोजन पेश किया और बोला कि अब खाने का समय है। भोजन देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो सोचने लगा कि क्या पहले स्नैक्स ले ले। उसने अपने भोजन में पोषण नोटिस किए। नीले बर्फ के क्रिस्टल की तरह दिखने वाला वाटर एट्रीब्यूट पोषण, लकड़ी का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी चबाने योग्य टहनी की तरह था, हवा का एट्रीब्यूट पोषण जो कॉटन कैंडी की तरह फुलफुला स्काई जेलीफिश था, और ठंडक भरने वाला बिजली का एट्रीब्यूट पोषण जो किसी थंडर बर्ड का दिल था। उसे पता था कि हालांकि ये पोषण ऐसी ऊर्जा रखते हैं जो सामान्य प्राणियों को मार सकती है, लेकिन ड्रैगन में एक स्थायी अंग होता है जिसे ड्रैगन हार्ट कहते हैं, जो प्रकृति के माना को उनकी अपनी एट्रीब्यूट में बदल सकता है। इसीलिए ऐसा भोज खाया जा सकता है। वो खाना शुरू कर दिया, जानते हुए कि उसे बहुत खाना पड़ेगा और तेजी से बड़ा होना होगा। लेकिन खाते खाते वो सो गया, जिस पर जनलोसा चुपके से हंसा, सोचते हुए कि वो शायद बहुत थक गया है। जब वो अपने बिस्तर पर शांति से सो रहा था तो उसके पास एक बैंगनी गोला घूम रहा था। वो धीरे धीरे घूमा और एक कांटे में तब्दील हो गया। पूरी तरह से बन जाने के बाद वो जोर से नीचे गिरा और फर्श में धंस गया। फिर वो बैंगनी शक्ति उसके पास आई और गायब हो गई। अगले दिन सुबह वो इस बात पर हैरान था कि वो कब सो गया। याद आया कि वो बस स्नैक्स खा रहा था। फिर जनलोसा ने कहा कि अब उठने और खाना खाने का समय है। उसने हाँ में सिर हिलाया, लेकिन नीचे उतरते ही कुछ ने उसे वापस खींच लिया, जिससे वो गिर पड़ा। फिर उसने अपने चेहरे के पास एक तेज कांटा देखा, जिससे वो शॉक्ड रह गया।
उसने कांटे को पकड़ा, सोचते हुए कि क्या वो फर्श में धन से कांटे से लगभग मर ही गया था। उसे यकीन नहीं हुआ कि इतनी बेतुकी मौत का खतरा उसके सामने था। फिर उसने देखा कि उसकी पूंछ से एक रस्सी बंधी हुई है, जिससे वो हैरान रह गया कि ये सारी सुर्खियां कहां से आ रही हैं। वो डर से सिहर उठा जब उसे पता चला कि रस्सी उसके खरगोश टेडी बियर टोटो से जुड़ी हुई थी। वो टोटो को वहीं खींचते हुए चला गया, कहते हुए कि टोटो ही वो एकमात्र है जिसे वो अपनी मन की बात कह सकता है। फिर उसने फैसला किया कि वो अपने पिता से उसे ठीक करने के लिए कहेगा।